चाहे बात हो थिंकिंग, लर्निंग, परसीविंग की या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क में परफॉर्मेंस की, हम सभी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं और ये वेरिएशंस हमें लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में देखने को मिलती हैं। तो इससे इतना तो क्लियर है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन साथ ही ये जानना भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्या है जो इस डिफरेंस को क्रिएट करता है और आखिर किस तरह से इस डिफरेंस की असेसमेंट की जा सकती है, यानी कि इस डिफरेंस का मूल्यांकन किस तरह से किया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का साइकोलॉजी का चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड असेसमेंट मेथड्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यानी कि इंडिविजुअल वेरिएशंस जो ये हैं, ये कॉमन है विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पेसेस। फिर चाहे फूल पत्तियां हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या कुछ भी, हर चीज में वेरिएशन देखने को मिलती है। इवन यही वेरिएशन कलर और ब्यूटी ऐड करती है नेचर में। सपोज कि अगर वेरिएशन ही ना हो किसी भी चीज में, यानी कि नेचर में हर चीज एक ही कलर और एक ही शेप की हो जाए, तो ना ही तो फिर हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ना ही फिर ये दुनिया इतनी खूबसूरत नजर आएगी। जैसा कि अभी स्क्रीन पे जो ये पेंटिंग नजर आ रही है, अगर इसी पेंटिंग को व्हाइट पेपर पे व्हाइट कलर से ही बनाया जाए तो यही पेंटिंग कुछ ऐसी नजर आएगी। तो इस एग्जाम्पल से वेरिएशन की इंपॉर्टेंस नजर आती है कि वेरिएशन का होना कितना ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज यूनिक इसीलिए है क्योंकि नेचर में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वेरिएशन ही किसी भी चीज को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। सो वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। तो जैसे कि नेचर में हर चीज में वेरिएशन पाई जाती है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग में भी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, चाहे फिर वो ट्विंस ही क्यों ना हो, उनमें भी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी हो सकती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एटसेट्रा, और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस they may be intelligent or dull, dominant or submissive, creative or not so creative, etc. So individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns. मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर पैटर्न में जो डिस्टिंग्विशनेस और वेरिएशंस पाई जाती हैं, उन्हें ही कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाइट, वेट, स्ट्रेंथ एटसेट्रा, और बिहेवियर पैटर्न्स जैसे कि इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एटसेट्रा। जहाँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्सन काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है, वहीं दूसरा पर्सन उसी सेम सिचुएशन में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो देखा जाए तो सिचुएशन तो सेम ही है दोनों के लिए, लेकिन फिर भी दोनों का रिएक्शन अलग अलग है, जो कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तब काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं जब कोई टीम वर्क करना हो, क्योंकि अगर टीम में ऐसे लोगों को लिया जाए जिनकी की स्ट्रेंथ अलग अलग हो, तो ऐसी टीम काफी प्रोडक्टिवली काम कर पाएगी, क्योंकि एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ होगी, जिससे कि काफी बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें हमारे बिहेवियर की, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसा हम बिहेवियर शो करते हैं, तो इस पे कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना तो ये है कि हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे पर्सनल ट्रेट्स से, लेकिन वहीं कुछ का मानना ये है कि हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय सिचुएशनल फैक्टर्स, कि जिस किसी भी सिचुएशन में हम होते हैं और वहाँ पे जिस टाइप का बिहेवियर हम शो करते हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का नेचर काफी ज्यादा एग्रेसिव है, यानी कि बहुत जल्दी और छोटी छोटी बातों पे वो काफी ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वही पर्सन जब अपने बॉस के सामने जाता है तो वहाँ पे वो काफी पोलाइट बिहेव करता है, तो ये जो उसका पोलाइट बिहेवियर है उसके बॉस के सामने, ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, कि आखिर किस तरह से हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें प्रॉपरली समझा जाए और उनकी मेजरमेंट की जाए। तो ये जो असेसमेंट है, ये फर्स्ट स्टेप होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए। लेकिन अगर जो भी साइंटिफिक प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, अगर उन साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मेजर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, तो ही माना जाएगा कि वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो जब किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज, बिहेवियर, पर्सनल क्वालिटीज वगैरह को समझने के लिए जब एक सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी कि वो सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जाता है। तो ये जो असेसमेंट है, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है।
फॉर्मल यानी कि ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि फॉर्मल असेसमेंट में जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है, फिर चाहे कोई भी साइकोलॉजिस्ट उस असेसमेंट को करे। जैसे कि जब टेस्ट में एमसीक्यूज होते हैं तो वो टेस्ट चाहे कोई भी टीचर चेक करे, रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि वहाँ पे आंसर की फिक्स्ड होती है। तो ऐसे ही फॉर्मल असेसमेंट में स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं और इन स्टैंडर्ड्स के बेस पे ही फॉर्मल असेसमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब अगर इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करें तो वो वेरी करती है फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर, बिकॉज इनफॉर्मल असेसमेंट में सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। तो क्योंकि इनफॉर्मल असेसमेंट में सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है तो इसीलिए ये वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जब हर किसी का नज़रिया अपना अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग ही होंगे, क्योंकि एक चीज़ किसी के अकॉर्डिंग अच्छी होती है तो वही चीज़ किसी के अकॉर्डिंग बुरी भी होती है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू लॉ बनाया जाए और उस लॉ के रिगार्डिंग लोगों से उनका ओपिनियन पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग उसके फेवर में होंगे तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होंगे। तो ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी का चीजों के प्रति नजरिया, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग सबकी अपनी अलग होती है। तो अब बात करते हैं सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर और यूनिडायमेंशनल। मतलब जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं ये लीनियर या फिर यूनिडायमेंशनल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन की लाइफ के जस्ट एक एस्पेक्ट को हम समझे और ये कहा जा सके कि हाँ उस पर्सन की जो है कंप्लीट असेसमेंट हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मतलब कि अगर वाकई में हमें किसी पर्सन की कंप्लीट असेसमेंट करनी है तो उसके लिए हमें उसकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली समझना होगा। मतलब हिज फंक्शंस इन वेरियस डोमेन्स और एरियाज सच एज कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एटसेट्रा। तो अब डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। तो शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से। इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मतलब ये हमारी वो कैपेसिटी यानी कि क्षमता है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड को समझते हैं, कि हमारा नजरिया क्या है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति, कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं हम चीजों को सीखने के प्रति और कितना जल्दी हम चीजों को अडेप्ट कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। साथ ही थिंक रैशनली, कि कितना लॉजिकली हम सोचते हैं, कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कितना प्रैक्टिकल होकर निकाल पाते हैं, कि हमारी रीजनिंग एबिलिटी क्या है। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, कि जब कभी भी हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं तो वहाँ पे हम अवेलेबल रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली यानी कि कितना बेहतर तरीके से हम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं, कि हमारा कितना फोकस इस बात पे है कि हमारे पास इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं, वजह इस बात के कि किन रिसोर्सेज की हमारे पास फिलहाल कमी है। तो अगर बात करें एकेडमिक्स की तो इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू ये तो बताया जा सकता है कि एकेडमिकली कोई स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फ्यूचर में वही स्टूडेंट अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएगा या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं वे अपनी लाइफ में फ्यूचर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो कि स्कूल में काफी अच्छा स्कोर करते थे। तो अब बात करते हैं एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता की। Aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skills। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल यानी कि उसकी क्षमता किसी स्किल को एक्वायर करने की, उसे सीखने की। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि किसी पर्सन का एप्टीट्यूड क्या है, जैसे कि लॉजिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एटसेट्रा। कि अगर उस पर्सन को उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग दी जाए तो वो उसमें काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो अब अगर बात करें इंटरेस्ट यानी कि अभिरुचि की तो इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। कि किसी पर्सन का प्रेफरेंस क्या है, कि अगर 4 तरह की चीजें उसे ऑप्शन में दी जाती हैं तो उनमें से उसका प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि उसका प्रेफरेंस शो करता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें वो खुद को एंगेज रखना ज्यादा पसंद करता है दूसरी एक्टिविटीज के कंपैरिजन में। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट स्टडीज में ज्यादा हो तो वहीं किसी का इंटरेस्ट हो सकता है स्पोर्ट्स में ज्यादा हो। जैसे कि अगर बात करें स्टूडेंट्स की, कि जब कभी भी कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क करना स्टार्ट करता है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस किस सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होमवर्क वो सबसे पहले करता है, तो ये उसका इंटरेस्ट शो करता है। तो इसीलिए जब हम अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो अगर सब्जेक्ट्स हमारे इंटरेस्ट के होते हैं तो हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं उन सब्जेक्ट्स को समझने में, उन्हें याद कर पाने में।
अब अगर बात करें पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व की, तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। जैसा कि इंडिविजुअल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो हम सभी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। हम सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से, फिर चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं और हमें यूनिक बनाते हैं कि कोई पर्सन स्ट्रांग है, वीक है, डोमिनेंट है, सबमिसिव है, मूडी है या इमोशनल है। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट हमें हेल्प करती है किसी इंडिविजुअल का फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में। तो अब अगर बात करें वैल्यूज की, तो वैल्यूज आर इंड्यूरिंग बिलीफ्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। कि वैल्यूज किसी इंडिविजुअल के इंड्यूरिंग बिलीफ्स होते हैं अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। मतलब कि कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बेस पे कि वो खुद को और दूसरों को जज करता है। अब बात करते हैं असेसमेंट मेथड्स की, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। Psychological test is an objective and standardized measure of an individual's mental and behavioral characteristics। मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो किसी इंडिविजुअल के मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने का एक ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है, जिसके थ्रू किसी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की सभी डायमेंशंस को मेजर किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एटसेट्रा। तो मतलब इस टेस्ट को प्री प्लान और फिक्स प्रोसीजर के तहत प्रोफेशनल्स के द्वारा क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अब अगर बात करें इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की, तो इंटरव्यू इन्वॉल्व्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस। इंटरव्यू मतलब किसी पर्सन से इंफॉर्मेशन सीख करना ऑन अ 1-to-1 बेसिस, यानी कि फेस टू फेस किसी पर्सन से क्वेश्चनिंग के जरिए उसी के बारे में जानकारी हासिल करना। इसका यूज काउंसलर क्लाइंट इंटरेक्शन, एम्प्लॉयज सिलेक्शन वगैरह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज केस स्टडी यानी कि व्यक्ति अध्ययन। तो केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हर हिज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर हिज साइकोसोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब किसी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को डिटेल में स्टडी करना, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को प्रॉपरली समझना कि किस तरह का उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट रहा है, लोगों के साथ किस टाइप के उसके रिलेशंस रहे हैं, या फिर किस तरह से उसने अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया है। तो किसी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की इन डेप्थ स्टडी करने को कहा जाता है केस स्टडी। नेक्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण। Observation involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time। मतलब जो behavioral phenomena naturally real time में हो रहा है, उसे systematic, organized and objective procedure के थ्रू रिकॉर्ड करना। कि जब किसी इंडिविजुअल को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम नहीं कहते हैं, बल्कि वो खुद से उस टास्क को नेचुरली परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस टाइम में उसे ऑब्जर्व करना होता है ऑब्जर्वेशन। जैसे कि खेलते टाइम बच्चों को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट मेथड है सेल्फ रिपोर्ट यानी कि आत्म प्रतिवेदन। सेल्फ रिपोर्ट इज अ मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स एंड ओपिनियंस, बिलीव्स एटसेट्रा दैट दे होल्ड। सेल्फ रिपोर्ट मतलब जब हम खुद अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि किस टाइप की परफॉर्मेंस हम दे पा रहे हैं, कि डेली हम अपनी परफॉर्मेंस को कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। मतलब खुद से ही क्वेश्चन करना, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम अपने आइडियाज को कितना प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और इन सब में हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो कितनी हो पा रही है, कि वो ऐसी कौन सी कमियां हैं जिन्हें इम्प्रूव करके हम अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो जब इस टाइप की क्वेश्चनिंग हम खुद से करते हैं और उसके बेस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उसे कहा जाता है सेल्फ रिपोर्ट।